नमस्कार प्यारे भाई और बहनों। हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर एक ऐसे भाई की पूर्व जन्म की कहानी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे जो कि अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, बहुत सारा धन भी कमाना चाहते हैं और पॉलिटिक्स के अंदर इनका बहुत इंटरेस्ट है। पॉलिटिक्स के अंदर बहुत अपना नाम करना चाहते हैं और पॉलिटिक्स के अंदर एंटर करके अपने देश को सुधारना है, देश को आगे लेकर के जाना है। इस प्रकार के जो थॉट्स हैं बहुत ज़्यादा ये जो भाई हैं इनको मोटिवेट करते हैं। लेकिन अपने जीवन के अंदर जितना ये अचीव करना चाहते हैं उसके आसपास कहीं पर भी ये कुछ ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कुछ लाइफ की ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको लेकर के बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहे हैं। जैसे सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन ये भाई के साथ है कि जब इन्होंने प्यूबर्टी को रीच किया है ना, यानी कि जब जो बॉडी की वो स्टेज आ जाती है कि बॉडी अपने आप में मच्योर होने लग जाती है और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो थोड़े एक्टिवेट हो जाते हैं ना। बच्चे अचीव करते हैं 13-14 साल की उम्र में, तो 15 वर्ष हो गए हैं लगभग प्यूबर्टी को अचीव किए हुए। और जब से प्यूबर्टी इन्होंने रीच किया है तब से ही कामुक प्रवृत्ति के जो विचार हैं वो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हैं। लस्टफुल थॉट से ये बहुत बहुत ज़्यादा परेशान है। और दोस्तों देखिए, जब किसी व्यक्ति के ऊपर लस्टफुल थॉट्स बहुत ज़्यादा हावी हो रहे हैं, देखिए एक तो क्या होता है कि जब आप प्यूबर्टी रीच करते हो तो हार्मोनल चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर और एक प्रकार से बॉडी इस दिशा के अंदर या इस तरह से सोचने लग जाती है। लेकिन एक होता है कि रेगुलर लेवल पे आप बढ़ रहे हो उस तरफ और आपको अपना ये एस्पेक्ट जो आपकी लाइफ का होता है उसके बारे में भी आपको नॉलेज होने लग जाता है, खिंचाव होने लग जाता है ना। लेकिन एक होता है कि बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव है ना, हावी हो जाना कोई चीज़, तो वो चीज़ ये भाई के साथ हुई। और जब ऐसा होता है तो फिर क्या होता है, रेगुलरली नाइटफॉल होना, या क्योंकि थॉट्स बहुत ज़्यादा हावी हैं तो इस रीति इस सब्जेक्ट के ऊपर व्यक्ति सेल्फ सेटिस्फाई करने का प्रयास करता है ना अपने आप को। और जब एक्सेसिवली ये सब चीज़ें होने लग जाती हैं तो उससे क्या होता है, हमारा जो शरीर है वो इतनी डाइट शरीर में जा नहीं पाती है, या इतना जो बॉडी की स्ट्रेंथ है बॉडी बिल्ड नहीं कर पाती है, जितना ज़्यादा वीर्य का क्षय होने लग जाता है बॉडी से। और वीर्य का क्षय होने लगता है तो क्या होता है कि फिजिकल लेवल पे तो देखो बॉडी कमज़ोर होती ही होती है, हड्डियाँ गलने लग जाती हैं। एक हरियाणवी बोला जाता है, हरियाणवी का टर्म है कि कमर कटने लग जाती है, कमर कटने लग जाती है, यानी आपकी कमर वीक होने लग जाती है। और मेंटली भी जब ये चीज़ ज़्यादा हो तो वो क्या करती है, आपको बहुत बहुत ज़्यादा आपको ऑब्टेन करती है, क्योंकि जो एनर्जी शरीर में होनी चाहिए, जो एक आपने इकट्ठी कर रखी होती है पावर अपने शरीर के अंदर, उसका क्षय होता चला जा रहा है, क्षय होता चला रहा है और वो रिक्रिएट उतनी जल्दी नहीं हो पाती है। तो अभी जो भाई हैं 15 वर्षों से इससे परेशान है, जिसकी वजह से भाई ने ऐसा बताया कि कोई मेडिकल कोई सेक्सुअल कॉम्प्लिकेशन जो है किसी तरह की जो है थोड़ी इनकी लाइफ के अंदर आ गई है। और जब वो आ रही है तो उससे अभी सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी ये जो कॉम्प्लिकेशन है उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और अब जो है उसकी वजह से फिर इंसान क्या है कि भाई घबराने लग जाता है, थोड़ा उस चीज़ को लेकर के भाई परेशान है कि भाई ये हो रहा है। और सही मायने में भाई ने ऐसे बताया कि एक बहुत लंबे समय से भाई अलग अलग प्रकार की साधनाएं, अलग अलग प्रकार की विधियां जो है उनको अडॉप्ट अपने जीवन में करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि ये कुछ समय तक एटलीस्ट ब्रह्मचर्य की धारणा कर पाए अपने जीवन के अंदर कि भाई इतना ज़्यादा क्षय हो गया है तो अभी 1-2 साल ब्रह्मचर्य व्यक्ति जो है वो धारण कर लेगा, कुछ वर्कआउट वगैरह करेगा, डाइट पे ध्यान देगा तो बॉडी जो है रीफिल हो जाएगी। लेकिन कितना भी ये प्रयास क्यों ना करें कि ब्रह्मचर्य अचीव हो जाए, टेम्पररी हो जाए, कोई भी साधना, कोई भी मेथड काम नहीं कर रहा है। तो भाई इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इस चीज़ से निजात पाना चाहते हैं। तो निजात पाने से पहले कारण जो है व्यक्ति हमेशा जानना चाहता है कि भाई कारण क्या है, ये कॉम्प्लिकेशन है क्यों भाई मेरे जीवन के अंदर। तो जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन है उसके माध्यम से एक तो ये भाई जानना चाहते थे कि भाई ये लस्टफुल थॉट्स की प्रॉब्लम क्यों है, क्यों ये चीज़ मेरे जीवन से जा नहीं रही है, या अगर जाए ना भी तो ये जीवन का हिस्सा होता है लोगों का, लेकिन वो कंट्रोल में होनी चाहिए, मेरे कंट्रोल में क्यों नहीं है, क्यों मैं इस जो ये मेरी कामों को मेरी वृत्ति हो गई है बहुत ज़्यादा, तो मैं क्यों भी इसके वश में हो गया और अब तो कॉम्प्लिकेशन भी हो रहे हैं। तो ये जानना चाहते थे। दूसरा, इनके जीवन में एक पारिवारिक
समस्या है और पारिवारिक समस्या इन्हीं के पिताजी के जो बड़े भाई हैं और उनकी जो धर्मपत्नी है उनके थ्रू है। तो पूरे परिवार के अंदर जो है इनके परिवार की बदनामी हो जाए किसी भी तरह से, इनके पापा परेशान रहें, इनके पापा स्ट्रेस में रहें, ये स्ट्रेस में रहें, एक प्रकार से यही इच्छा जो इनके ताया और इनकी ताई जी है उनकी हमेशा नजर आती है। भाई का कहना यह है कि बचपन से ही मैंने ऐसे देखा है कि उनकी हमारे प्रति जो भावना है वो अच्छी नहीं है, जबकि ये कहते हैं कि भाई मेरे पिताजी और वो तो सगे भाई हैं आपस में। सगे भाई क्या होते हैं? सगे भाई दोनों साथ में चले ना तो दो भाई ना कभी भी दो नहीं होते। सगे भाई जब साथ होते हैं तो 1 और 1 11 होते हैं। तो ये कहते हैं भैया 1 और 1 11 तो क्या होना, हमारे यहाँ पे तो नेगेटिव के अंदर ये आंकड़ा चल रहा है। एक दूसरे को आगे तो क्या बढ़ाना, एक दूसरे का पूरक तो क्या बनना दोनों भाइयों ने, दोनों का ऐसा हो रहा है। विशेष कर कह रहे भाई जो मेरे ताई जी हैं वो तो ये चाहते हैं कि जैसे सब कुछ हमारा घट जाए, हम घर से बेघर हो जाएं। कह रहे उनकी आंखों में इंटेंशंस दिखाई देती हैं, घर से हम बेघर हो जाएं, हमारे को कुछ ना मिले, हम सड़क पे आ जाएं। तो कह रहे इस प्रकार की इच्छा जो है मेरे ताऊ जी रखते हैं। और कह रहे मेरे पापा बहुत परेशान रहते हैं, तो पापा को देख करके कह रहे मेरे अपने ये वाले थॉट्स की प्रॉब्लम है, लेकिन पापा को देखता हूं तो पापा को देख करके मेरी परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो पापा को डायरेक्टली स्ट्रेस मिलता है उनसे, और देख देख करके कह रहे हैं कि मेरे को भी इनडायरेक्टली स्ट्रेस मिलता है, और वो बिल्कुल नहीं चाहते कि मैं तरक्की करूं। तो अपने जो ताया जी हैं, ताई जी हैं, उनकी वजह से कॉम्प्लिकेशन क्यों है, ये भी अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से जो भाई हैं वो जानना चाहते थे। अच्छा देखो दोस्तों, ये जो भाई हैं इनके जो सपने बहुत बड़े बड़े हैं। ये पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, पॉलिटिक्स में जा करके इनका थॉट ऐसा है कि देश के लिए कुछ अच्छा करना है ना। पॉलिटिक्स के अंदर जाएंगे तो भाई हमारे को जो सिस्टम है उसको क्लीन करना है। अब वो क्लीन इंसान आगे कर पाता है नहीं कर पाता वो एक अलग बात होती है, लेकिन एटलीस्ट ही हैज़ द पॉजिटिव थॉट कि भाई हमें आगे सिस्टम को हम क्लीन करेंगे। और बहुत ज़्यादा बड़ा सपना भी है, धन कमाना चाहते हैं। कहते हैं कि भाई इनफ इंसान के पास होना चाहिए। तो काम को लेकर के, कुछ बड़ा करने को लेकर के भाई बहुत बहुत पैशनेट हैं। लेकिन अगेन क्योंकि थॉट्स इनके चलते रहते हैं, बैक टू बैक थॉट्स चलते रहते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा थॉट्स चलते हैं। तो जब ऐसा होता है दोस्तों, तो व्यक्ति को ऐसा लगता है कि भी उसके पास बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जीवन के अंदर तो कुछ चीज़ों पे किया जाता है। वैसे भी ये बात भी कही जाती है बहुत बार, हमारे को क्या लगता है मेरे को ये भी आता है, मेरे को ये भी आता है, मेरे को ये भी आता है। लेकिन एक मैनेजमेंट का जब हम कोर्स करते हैं ना, जब MBA करते हैं, तो उसमें बात सिखाई जाती है, जस्ट बिकॉज यू कैन डू समथिंग डज नॉट मीन दैट यू हैव टू डू इट, बिकॉज यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। लेकिन आपको देखना होता है कि आपका रोल क्या है, आपको कहाँ कंट्रीब्यूट करना है। तो अपना जो फोकस है बना करके हमारे को रखना होता है। हो सकता है 10 चीज़ें आप कर सकते हो, लेकिन आपकी कैपेबिलिटी है, इसका मतलब ये नहीं कि 10 के 10 चीज़ों के अंदर आप हाथ डाल दो। लेकिन जो व्यक्ति ऐसा होता है ना, जिसके विचार बहुत तेज़ी से चलते रहते हैं, एक तो ये होता है कि आज वो किसी एक चीज़ पे काम करेंगे, फिर थॉट उनको कहीं और ले जाएगा, वो किसी और चीज़ पे काम करने लग जाएंगे, फिर कहीं और उनको लेकर के चला जाएगा। जबकि 10 चीज़ों में हाथ ना डाल के अगर वो जो उनकी जो शक्ति है, जो उनका इंटेलिजेंस है, उसको 1 या 2 मुख्य चीज़ों के ऊपर वो केंद्रित करें, तो धीरे धीरे वो चीज़ जो है ग्रो करने लग जाती है, बढ़ जाती है। तो इसकी वजह से फिर वो उतना भी अचीवमेंट नहीं हो पा रहा है लाइफ के अंदर, है ना। तो वापस आते हैं, ये जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड इनका थॉट है कि भी मेरे को क्लीन करना है, उसके पीछे इनकी बचपन का एक दूसरा इमोशन है, और वो दूसरा इमोशन है देशभक्ति का। ये कहते हैं कि जब भी मैं रंग दे बसंती गीत को सुनता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं किसी दूसरे एरा के अंदर पहुँच जाता हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि भाई जैसे मुझे मेरे देश के लिए अपने प्राणों को न्योछावर कर देना है। तो देश के लिए बहुत बहुत कहते हैं देशभक्ति की भावना इमर्ज हो जाती है। कहते हैं कई बार ऐसा होता है कि बहुत मैं सुनता हूँ और फिर मैं अकेले में रोता हूँ, है ना, मेरे आंसू निकलते रहते हैं, देश के लिए आंसू निकलते रहते हैं। तो ये वाला भाव भी मेरे अंदर क्यों है, मैं जानना चाहता हूँ। तो ऑल इन ऑल दोस्तों, अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से ये जो सेक्सुअल कॉम्प्लिकेशन हो गया है, जो लस्टफुल थॉट्स हैं, उसका कारण जानना चाहते थे। अपने ताया ताई से इतने हीट क्यों मिल रही है, ये जानना चाहते थे। और तीसरा, ये जो देशभक्ति के जो गीत सुन लेता हूँ, जो मेरा ये इमोशन इतना ज़्यादा अपने देश के लिए मर्ज हो जाता है, इसका कारण भी दोस्तों अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से ये जानना चाहते थे। दोस्तों, ये वीडियो विशेषकर
हमने आज इसलिए बनाया है क्योंकि जो ये कर्मों की गुह्य गति है ना, इसको समझना हम सब लोगों के लिए अति अति आवश्यक है। और आज का हमारा जो ये वीडियो है, ये हमारे को ये भी सिखाएगा कि एक तरफ एक ऐसा व्यक्ति होता है, एक ऐसी आत्मा होती है जिसने अपनी आत्मिक यात्रा के अंदर जो अलग अलग उसने रोल्स प्ले किए, उसने बहुत सारे पुण्य के कर्म भी किए, है ना। जो उसने पुण्य के कर्म किए, उसका कुछ ना कुछ पुण्य भी उनको मिलता है, उनको परमात्मा का सहयोग भी मिलता है, दिव्य शक्तियों का सहयोग भी मिलता है ना। उनको ऐसे विट, ऐसे स्किल्स मिलते हैं कि वो कुछ बड़ा अचीव करने के बारे में सोच सकते हैं। उनको एटलीस्ट आइडियाज आते हैं। बहुत सारे लोगों को तो आइडियाज आते ही नहीं है ना, वो जिंदगी ऐसे फ्लैट लाइन की तरह चल रही होती है। तो बहुत कुछ करने का करेज भी मिलता है, लेकिन इसी आत्मा की यात्रा के अंदर कभी कभी ऐसे पाप भी व्यक्ति से हो गए होते हैं जो कि अक्षम्य अपराधों की श्रेणी के अंदर आते हैं। और ये अक्षम्य अपराधों की श्रेणी के अंदर आने वाले जो पाप हैं दोस्तों, ये जन्म जन्मांतर तक दुख देते हैं। कई जन्म निकल जाते हैं और वो पाप का असर जो है खत्म होने का नाम नहीं ले रहा होता। ऐसी हमारे इस प्यारे भाई की कहानी है। बहुत कुछ अच्छा भी अपनी यात्रा में करके आए हैं, लेकिन जो बुरा किया है ना, वो बुरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। और इस वीडियो के अंत में हम सभी भाई बहनों को बताएंगे कि कैसे अपनी जो प्रॉब्लम है उससे ये निजात पा सकते हैं। तो इन्होंने अपने पूर्व के जीवन में क्या देखा, इसके बारे में अभी आप सभी को हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, हम शाउट आउट देना चाहते हैं हमारे चैनल के उन सभी व्यूअर्स को जिन्होंने अभी रिसेंटली हमारे चैनल को एज अ मेंबर ज्वाइन किया है। दोस्तों, यूट्यूब के ऊपर इनके यूजर आईडीज हैं खुशबू गयारी 751, RRBJE विकास सत्या, राज वर्मा -W9W, फिर हमारे साथ है संध्या लामा -K1M, रवि वर्मा -MR3FM, खुशी सोनी J8Y, ये सब इनके यूजर आईडीज हैं यूट्यूब पे ना। सोनिया माथुर 8310, नीना कुमारी 4802, कुहू _ऑडियो, SS राठी 5676 एंड इट्स लाइफ 5516। तो ये तो वो भाई बहन हैं जिन्होंने अभी पहली बार चैनल की मेंबरशिप के लिए ऑप्ट किया है। इनके अलावा बहुत सारे ऐसे भाई बहन भी हैं जो कि पहले हीलिंग सर्कल के मेंबर थे, लेकिन अभी उन्होंने हीलिंग सर्कल प्लस के अंदर अपग्रेड कर लिया है, या कोई ऐसे जिन्होंने मेंबरशिप छोड़ दी थी और उन्होंने रीजॉइन कर लिया। तो आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद चैनल की मेंबरशिप के लिए ऑप्ट करने के लिए। दोस्तों, हम बताना चाहते हैं कि जो हीलिंग सर्कल के अंदर जो भाई बहन चैनल की मेंबरशिप लेते हैं, उनको हर महीने फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ में उनको एक ग्रुप के अंदर पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सेशन करने का मौका मिलता है। अब ग्रुप का सेशन, ये जो 1-on-1 सेशंस होते हैं, इतना डिटेल तो नहीं होता है, बहुत सारी लाइफ्स उसमें नहीं निकल पाती हैं, लेकिन ग्रुप सेशन के अंदर भी आपकी जो समस्या है उससे जुड़े हुए पूर्व के जीवन के दृश्य जो है वो इमर्ज हो जाते हैं। बहुत सारे भाई बहनों को तो इसी से ही जो है आंसर मिल जाता है, उनको 1-on-1 सेशंस नहीं कराने पड़ते। और जो भाई बहन हीलिंग सर्कल प्लस के अंदर मेंबरशिप के लिए ऑप्ट करते हैं, उनको महीने के अंदर 2 बार ग्रुप के अंदर पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने का चांस मिलता है, और 3 से 4 अलग अलग हिप्नोथेरेपी के सेशंस जो कि अलग अलग प्रकार की हीलिंग प्रोवाइड करते हैं, वो भी करने का मौका मिलता है। उदाहरण के तौर पे आज 22 मई 2026 है जब इस वीडियो को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, और आज से 2 दिन बाद यानी 24 मई 2026 को, परसों जो है इनर चाइल्ड हीलिंग का सेशन ऑर्गेनाइज किया गया है, जो कि जो भी हीलिंग सर्कल प्लस के अंदर हमारे चैनल के मेंबर्स हैं वो सभी इस सेशन का लाभ उठा पाएंगे, अलॉन्ग विद जो दूसरे सेशंस हैं उनका भी। तो इसके अंदर क्या होता है कि बचपन के बहुत सारे ट्रॉमास होते हैं हमारी लाइफ में दोस्तों, जो कि हमारी पर्सनालिटी को इम्पैक्ट कर रहे होते हैं, हमारे जीवन को इम्पैक्ट कर रहे होते हैं, हमारे को ग्रो नहीं करने दे रहे होते। तो हमारे अंदर का जो बच्चा होता है ना, वो आज भी चिल्ला रहा होता है, उसको आज भी तकलीफ होती है। तो अंदर का वो जो इनर चाइल्ड है, उसको हील करने के लिए आपके अंदर जो बच्चा बैठा हुआ है, आपको हील ना करके उसकी हीलिंग पे फोकस किया जाता है, जिससे कि बचपन के जो ट्रॉमास होते हैं उनका जो असर होता है वो धीरे धीरे हटने लगता है। तो ये 24 तारीख को जो है होने वाला है। तो अगर आप भी हमारे चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं और ये जो सेशंस हैं इनका लाभ आप उठाना चाहते हैं, तो इस वीडियो के नीचे आपको एक ज्वाइन बटन नजर आ रहा होगा, उसका इस्तेमाल करके आप भी चैनल की मेंबरशिप के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। तो आइए प्यारे भाई और बहनों, बात करते हैं कि जब ये अपने पूर्व के जीवन के दृश्यों के अंदर जाते हैं, तो सबसे पहला जो पूर्व का जीवन इमर्ज होता है वो एक बहुत पुराने समय का जीवन, यानी 1400s 1500s इस टाइप के समय का जो जीवन है वो एक प्रकार से इनके सामने इमर्ज होता है।
एक बहुत बड़ा लकड़ी का जहाज है जिसके ऊपर ये अपने आप को खड़ा हुआ देखते हैं, और वो जहाज जो है वो समुद्र है, समुद्र के अंदर है, और समुद्र के अंदर वो सेल कर रहा है। अपने आप को देखते हैं तो लॉन्ग बूट्स में जैसे ये दिखाई देते हैं। ओवरऑल जो पर्सनालिटी है वो एक जैसे कोई यूरोपियन व्यक्ति है। स्किन जो उसको टोन है बिल्कुल उसका गोरा है ना, अच्छा खासा लंबा है, और जो जैसे कपड़े पहने हुए लेदर की उसने जैकेट पहनी हुई है, वो जो रस्सियों वाली नहीं होते, रस्सियों वाली जैकेट होती है, वो लेसेस टाइप से वो बंधी हुई होती है। लॉन्ग बूट्स उसने पहने हुए हैं, पैंट्स उसने पहनी हुई हैं। तो इस प्रकार की जो पर्सनालिटी है वो इनकी इमर्ज होती है, और अपनी शिप के ऊपर बड़ा अच्छा कमांड है। तो धीरे धीरे ऐसी फीलिंग आने लगती है कि भाई जो ये शिप है ये एक मर्चेंट शिप है, व्यापारी का शिप है, और इनका जो भी व्यापार है उस समय पर वो व्यापार बहुत बहुत फल फूल रहा है। दोस्तों, हम आपको याद दिलाना चाहते हैं इनका इस जीवन के अंदर भी जो भाई की इच्छा है वो बहुत बहुत बड़ा व्यापारी बनने की भी है, कि मैं अच्छे पैसे कमाऊंगा, कुछ बड़ा करूंगा। पॉलिटिक्स की तरफ जो इनका विचार जाता है वो क्यों जाता है? क्योंकि देश प्रेम भी जाग रहा है, लेकिन एक इच्छा बहुत बहुत धन कमाने की है। तो ये जो पूर्व का जीवन दिखता है 14-15 टाइप सेंचुरी का, 15 सेंचुरी का जो जीवन इनको दिखाई देता है, उसके अंदर अच्छा पैसा ये कमाते हैं, अच्छा इनका व्यापार है। लकड़ी का बना हुआ जहाज है। तो धीरे धीरे ऐसे दृश्य इमर्ज होते हैं कि जैसे वो डेक है, डेक के ऊपर ये चल रहे हैं, और जो वो ऊपर जो पहला ही फ्लोर होता है ना दोस्तों, उसके अंदर क्या होता है, एक वहां से जहाजों में क्या होता है, एक तो ऊपर की तरफ कमरे बने हुए होते हैं, एक होता है कि आप बेसमेंट में जाते हो, बेसमेंट भी बहुत सारे कमरे बने होते हैं ना। तो जो ऊपर का जो डेक है उसको ये खोलते हैं, और वहां से सीढ़ियों से जैसे नीचे उतर रहे हैं ऐसा दृश्य इमर्ज होता है। जैसे जैसे नीचे उतरते हैं वैसे वैसे बेड़ियों की खनक सुनाई देती है। जैसे नीचे जा रहे हैं और लोहे की बेड़ियां खनक रही हूं, उनकी आवाज सुनाई दे रही होती है, और धीरे धीरे ऐसा दिखाई देता है कि उन बेड़ियों से बहुत सारे लोग बंधे हुए हैं। ध्यान से देखते हैं तो जिनके पैरों के अंदर बेड़ियां बंधी हैं वो सब की सब महिलाएं हैं। दोस्तों, पुराने ज़माने के अंदर स्लेव ट्रेड का ये बहुत बड़ी बीमारी है जो दुनिया में फैली हुई थी। दुनिया के अंदर अनेकों अनेक देशों के अंदर जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनको गुलाम बना करके बेचे जाने का बहुत ज़्यादा कल्चर था। तो ऐसा दिखाई देता है कि ये जो पूरा कैबिनेट है यहाँ पर जो है ये इनके जो सारे गुलाम हैं वो इस सेक्शन के अंदर हैं, और इनको देख करके वो कुछ घबरा रहे हैं। गुलामों में ये देखने को मिलता है कि सब की सब महिलाएं हैं, यानी कि ये स्लेव ट्रेड के अंदर तो हैं लेकिन केवल और केवल महिलाओं के अंदर डील करते हैं। गरीब घर की उन बच्चियों के अंदर ये डील करते हैं जो कि दिखने में सुंदर हैं। और ऐसा दिखाई देता है कि भाई जो जैसे इनका शिप्स का व्यापार है, तो शिप्स के अंदर क्या है कि और भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी शिप्स होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। कोई बड़ा फ्रूट का मर्चेंट है, कोई मसालों का मर्चेंट है, कोई सिल्वर में ट्रेड करता है, कोई गोल्ड में ट्रेड करता है, कोई डायमंड्स में ट्रेड करता है। तो ये क्या है, ये जो यात्रा होती है ना, अलग अलग पोर्ट्स पे ये अपनी शिप को वो करते हैं, और ऐसे जो दूसरे व्यापारी होते हैं उनको ये लड़कियां सप्लाई करते हैं। यानी कि केवल गुलाम बना रहे हैं ये नहीं है, इनका काम है देह व्यापार कराना उन कन्याओं से। और जब ये शिप सेल होता है, अब इनके तो जैसे वो स्लेव हो गए है ना, तो शिप सेल होता है तो 4 महीना 6 महीना समुद्र में ही रहते हैं, दरिया में ही रहते हैं एक से। मतलब इनका कुछ ऐसा है कि गरीब देशों में जाना, वहां से लड़कियों को लेना, और फिर उनको जो है अमीर देशों के अंदर या अमीर लोगों को जो है उनको अलग अलग पोर्ट्स पे उन कन्याओं को बेच देना। लेकिन जब ये ट्रैवल का जो टाइम चल रहा होता है, इस ट्रैवल के अंदर ये जैसे उन जो कन्याएं हैं उनको वहां पर अब्यूज करते हैं, यानी कि अपने आप को, अपनी ये जो हंगर है ना, सेक्सुअल हंगर है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए जो ये सारी जो कन्याएं हैं उनके साथ, मतलब जब तक बेचा नहीं है तब तक ये खुद उनको यूज करते हैं, और बहुत ही जैसे बुरी हालत के अंदर वो सारी जो लड़कियां हैं। तो इनको देख करके वो बहुत घबरा रही हैं, है ना, और ऐसा जो है ये पूरा जो है नजर आ रहा होता है।
फिर इस तरह से दृश्य इमर्ज होने लगता है जब ये समझा जाता है कि आज जो समस्या है, जो इतनी ज़्यादा जो ये कामुक वृत्ति है, तो इसलिए है क्योंकि ये सब कन्याओं का ये आप देह व्यापार करते। तो जब इस प्रश्न को और अच्छे से एक्सप्लोर किया जाता है तो एक दूसरा दृश्य इमर्ज होता है। दृश्य ऐसे इमर्ज होता है कि इनका जो जहाज है वो अभी समुद्र के अंदर नहीं है, जहाज ने कहीं पर डॉक किया हुआ है, और जहाज में चढ़ने के लिए जैसे सीढ़ियों का सेटअप है लकड़ी का, एक वो पैनल है, बड़ा सा फट्टा सा वो है, और एक लड़की है जिसका हाथ पकड़ करके ये खींच करके उसको घसीटते हुए जहाज के अंदर लेकर के जा रहे हैं, जैसे इन्होंने रिसेंटली उस लड़की को खरीदा हो। और जैसे वो उसको लेकर के जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा तड़प रही है, बिल्कुल जहाज में जाना नहीं चाहती है, और अचानक से ही एक भारी चीज उठाती है, वो कुछ उसके हाथ में आ जाता है और पूरी ताकत लगा करके वो इनके सर में वो चीज मार देती है। जैसे इनके सर में वो चीज मारती है तो ये डिसओरिएंट से हो जाते हैं, और जहाज को ये अकेले तो चलाते नहीं, तो इनके और लोग भी हैं। वो भागने की कोशिश करती है तो ये अपने आदमियों को आदेश देते हैं कि पकड़ करके उसको लाओ। तो उस कन्या को पकड़ करके लाया जाता है और अल्टीमेटली जो है इनके जहाज के अंदर जो है उसको बंद कर दिया जाता है, जहां पे दूसरी स्लेव लड़कियां रखी जाती हैं, और वहां पर ये जो है रख देते हैं उसको। अब क्योंकि उस कन्या ने इतनी हिम्मत दिखा दी थी कि इनके सर पे कुछ मार दिया था और उनको चोट भी आ गई, तो उस चीज का गुस्सा है इनको बहुत ज्यादा ईगो है कि मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन हूं, इसकी हिम्मत कैसी होगी एक गुलाम की मेरे को कोई चीज मारने की। तो जैसे एक आक्रोश इनके अंदर आ गया है और ये अब उससे बदला लेंगे। तो ऐसे फिर दृश्य इमर्ज होते हैं कि भाई जैसे अब्यूज तो कन्याओं लड़कियों को करते ही थे जिनका ट्रेड ये करते थे, लेकिन उस लड़की को फिर जैसे वो शिप में आती है तो सबसे ज्यादा उसको अब्यूज करना है ना, सबसे ज्यादा उसको हरास करना। और जब जैसे उसको अब्यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर मतलब जैसे कि उसके साथ बहुत ज्यादा मारपीट करते थे। और वो एक कन्या इनके स्लेव ट्रेड की एक ऐसी स्लेव होती है जिसको ये आगे बेचते ही नहीं है, अगले कई महीनों तक उसके साथ बार बार मारपीट की जाती है। एक बार जो उसने हाथ उठा दिया था उसका रोज उससे बदला लिया जाता है, तो उसको अब्यूज भी करते हैं, मारते भी हैं। और बाकी जो कन्याएं होती हैं उनको जैसे इनको बेचना होता है तो उनको तो प्रॉपर खाना वगैरह मिलता है चाहे वो बंधी हुई हैं, लेकिन इसको ठीक से खाना नहीं देते हैं। तो धीरे धीरे वो लड़की जैसे वो तिल तिल के वो मरती है, कमजोर हो जाती है, और इनकी शिप पे ही जैसे उसकी डेथ हो जाती है। और जब उसकी डेथ हो जाती है तो बीच समुद्र के अंदर जो उसकी लाश है उसको फेंक दिया जाता है। तो एक बार किसी ऐसी कन्या जिसको बेचा जा रहा था उसके हाथ उठाने का जो बदला है वो महीनों महीनों उसको अब्यूज करके उसके साथ मारपीट करके लेते हैं, लेकिन जो उसके साथ हुआ उस चीज का बदला आज भी वो कन्या प्रेत रूप में इनसे ले रही है। जो इनकी बुद्धि एक जगह पर स्थिर नहीं हो पाती है, जो इनको लस्टफुल थॉट्स आते हैं, जो इन थॉट्स की वजह से ये कमा नहीं पा रहे हैं, तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, ये इसी चीज का परिणाम है कि वो जो बच्ची है वो एक नेगेटिव एंटिटी, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा हरास किया गया, तो वो जो महीनों महीनों का पेन उसको मिला है उसकी कलेक्टिव एनर्जी के साथ वो प्रेत रूप में इनके साथ है। वो इनको परेशान करती है, वो इनको तरक्की ना तो करने दे रही है ना ही वो करने देगी। और जो है क्योंकि अपने लस्ट के चलते उसका जीवन खराब किया ना इन्होंने, है ना, उसको मारा ना, तो वही जो लस्ट की जो इनकी एनर्जी है उस एनर्जी को वापस जैसे वो निरंतर इनके ऊपर उड़ेलती रहती है, निरंतर इनको जो है डिस्टर्ब करती रहती है। तो ये जो आंसर है वो निकल करके आता है इनके लस्टफुल थॉट्स वाले एस्पेक्ट का, कि भी कैसे वो हुआ। उस जीवन के अंदर भी उसने काफ़ी परेशान किया, उसके आगे के जन्मों में भी काफ़ी परेशान किया उसने। लेकिन होता क्या है दोस्तों कि जब जो लोग होते थे ना, पुराने लोगों के अंदर आत्मिक शक्ति ज़्यादा होती थी। पुराने जो लोग हैं चाहे वो बुरा इंसान भी है, लेकिन पहले के लोग क्या तगड़े होते थे ना, मानसिक तौर से हर तौर से। लेकिन धीरे धीरे जैसे पूरा ये जो सृष्टि के अंदर ये जो अभी जो डिक्लाइन का समय चल रहा है, जो कलयुग से घोर कलयुग की तरफ हम बढ़ते चले जा रहे हैं, मानसिक तौर से सब लोग और कमजोर होते चले जा रहे हैं, शारीरिक तौर से और कमजोर होते चले जा रहे हैं। तो अभी वो टाइम है जब आत्मिक तौर से काफी कमजोर हो चुके हैं और अभी जैसे वो अपना पूरा बदला इनसे ले रही है। और दोस्तों, किसी दूसरे व्यक्ति की आजादी छीन लेना, है ना, दूसरे के चमड़ी के व्यापार से अपना घर भरना,
अपनी जो रिचेस है उनको बढ़ाना, और दूसरों को, सबसे बड़ा जो अपराध होता है दूसरों की पवित्रता को भंग करना। तो ये जो अपराध होते हैं ये ना जैसे अक्षम्य अपराधों की श्रेणी के अंदर आते हैं। तो बहुत सारी लड़कियों का जीवन नष्ट किया था, उनको देह व्यापार के अंदर धकेला था, उनको जैसे, वैसे तो किसी पशु के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जैसे पशुओं से भी बदतर उनको ट्रीट किया गया और उनको यूज़ किया गया। उसके परिणाम स्वरूप जो एनर्जी इन्होंने दी वही एनर्जी इनको डिस्टर्ब कर रही है। तो विषय तो दूसरी जो महिलाएं हैं ये हैं, उनकी बद्दुआएं वो सब भी साथ जैसे चल रहा होता है, लेकिन ये बच्ची तो जो कि किसी भी हाल में इसके अंदर नहीं, कोई होता ना कि उन्होंने सबमिट कर दिया था दूसरों ने तो उन्होंने स्वीकार कर लिया था, ये बच्ची ने स्वीकार नहीं किया था और ज़बरदस्ती जो उसके साथ हुई है ना, तो उसके अभी प्रतीकात्मक स्वरूप के अंदर जो है उसके प्रतिकार उसका जो है लेने के लिए जो है अब उसकी जो आत्मा है इनको इतना ज़्यादा उसने डिस्टर्ब किया हुआ है। तो एक जो जीवन है उससे ये चीज़ निकल करके आई। फिर दोस्तों बात करते हैं कि जब इस चीज़ को टच किया गया कि इनके जो ताया जी हैं, जो ताई जी हैं, वो लोग क्यों इतना ज़्यादा इनके खिलाफ हैं, तो ये जो जहाज़ वाला जीवन था इसके अंदर तो कुछ निकल करके नहीं आता, लेकिन एक दूसरा जो जीवन है वो इमर्ज होता है सामने। और वो वाले जीवन के अंदर ऐसा देखते हैं ये, या इनके जो भी इनके दृश्य इमर्ज होते हैं कि एक बहुत बड़े भारत में है और जमींदारों के परिवार से बिलोंग करते हैं। जमींदारों के अंदर मतलब ये तो जैसे राजकुमार हैं या छोटे जमींदार हैं, इनके जो पिताजी हैं वो मेन जमींदार हैं। अच्छा, और कुछ कहानी ऐसे निकल करके आती है कि इस जीवन के अंदर अभी जो पूर्व का जीवन देख रहे हैं उसमें जो इनके पिताजी हैं, उनके जो पिताजी हैं यानी कि इनके दादाजी उस जीवन के, उन्होंने 2 शादियां करी थी। उनकी पहली पत्नी से इनके पिताजी का जन्म हुआ और फिर पहली पत्नी गुजर गई थी। फिर इनके दादाजी ने दूसरा विवाह किया तो दूसरी पत्नी से एक सौतेला चाचा है, और इनके जो पिताजी हैं क्योंकि वो सौतेला चाचा है उनको बहुत बहुत ज़्यादा नफरत है उससे, और इनके पिताजी ऐसा सोचते हैं कि मेरी जो माँ है वो ही असली पत्नी थी, उसका ही असली अधिकार था और इसको जो है कुछ नहीं मिलना चाहिए। जैसे वो आपने पुष्पा मूवी देखी होगी, पुष्पा मूवी के अंदर पुष्पा के साथ जो उसके भाई होते हैं करते हैं ना, उसको बेदखल कर देते हैं। वो इतने बड़े बाप की औलाद होता है ना, इतने मतलब इतनी ज़मीन जायदाद बहुत कुछ होता है उसके पास, लेकिन उसको कैसे, उसके क्या हाल कर देते हैं उसका कि वो दर दर की ठोकरें खाता है, बहुत गरीबी के अंदर अपना जीवन, और उसकी जो माताजी होती है उसकी माताजी को भी अच्छे से ट्रीट नहीं करते। तो वैसी ही कुछ कहानी निकल करके आती है कि अपने, जब तक तो इनके पिताजी के पिताजी जीवित होते हैं, दादाजी जीवित होते हैं, तब तक तो इनके पिताजी शांत रहते हैं पूर्व के जीवन के अंदर, लेकिन जब उनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है तो वो जो हैं अपने सौतेले भाई से झगड़ा करके उसको घर से निकालने का प्रयास कर रहे होते हैं। कुछ ऐसा होता है उस जीवन के अंदर कि ये खुद बहुत इन्फ्लुएंशियल होते हैं और बहुत ही छोटी उम्र के अंदर इनको मतलब ग्राम सरपंच चुन लिया जाता है। मतलब जो इनका गांव होता है उसका लीडर जो है लोग इनको कंसिडर करते हैं काफ़ी, ये जैसे इनका बहुत बड़ा इनका ग्रुप होता है, तो अपनी जैसे पावर का या जो इनकी जान पहचान होती है उसका इस्तेमाल करके जो इनके सौतेले चाचा होते हैं पूर्व के जीवन के अंदर, उनको ये डराते हैं और धमकाते हैं। तो इनके पिताजी और ये दोनों मिल करके उनको पूरी जो जमीन जायदाद होती है उससे बेदखल कर देते हैं, और बेदखल कर देने के बाद दोस्तों उनकी हालत ऐसी हो जाती है कि उनको एक पुराना टूटा सा घर दे देते हैं रहने के लिए। घर है ठीक है बड़ा, लेकिन जैसे वो पुराना बंजर सी नहीं हो जाती, वो जैसे हवेलियां जैसे वो वीरान हो जाती हैं, तो हवेली होती भी नहीं है, वो छोटा सा घर होता है, घर देते हैं। और घर से जुड़ा हुआ इतना बड़ा खेत बस अपने सौतेले चाचा को ये दिलवाते हैं, जिससे कि बस वो उसके अंदर सब्जियां उगा करके, कुछ वो उगा करके बस रोटी खा करके अपने जीवन का निर्वाह कर लें। और इनकी जो जान पहचान होती है, इनकी जो पावर होती है, जितने लोगों के बीच में इनका उठना बैठना होता है, उस पावर के सामने जो इनके सौतेले चाचा हैं और जो सौतेली चाची हैं वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। अब अपेरेंटली दोस्तों पिछले जीवन में इनके पिताजी बड़े भाई थे तो वो कुछ कर नहीं पाया था, कोई एक बड़े भाई का भी कुछ एक वो दबदबा होता है, और ये बड़ी इन्होंने टैक्टिक्स लगा करके जो है उनको घर से निकलवाया था, इनका बहुत बड़ा हाथ था। तो
आज के डेट में जो इनके ताया जी हैं और इनकी जो ताई जी हैं, ये और कोई नहीं है बल्कि वही सौतेला चाचा और वही सौतेली चाची है जिनको जैसे ना कहीं का नहीं छोड़ा गया था, जिनको घर से निकाल दिया गया था। इतने बड़े घर के बच्चे, और उसने पूरा जीवन अपना जो है गरीबी में, दरिद्री के अंदर उसने जो है व्यतीत किया। तो आज की डेट में जैसे इन्होंने उनको निकाल दिया था, हालांकि उन लोगों का बस नहीं चल रहा है, क्योंकि इनके क्या कुछ अच्छे कर्म भी करके आए हुए हैं, वो अच्छे कर्म भी बीच में आ जाते हैं। हालांकि उनका बस नहीं चल रहा है, लेकिन उनकी आंखों में इसीलिए ये चीज़ नज़र आती है कि कैसे भी करके इन लोगों का सब कुछ बर्बाद हो जाए, क्योंकि इन लोगों ने भी मिलकर के उनका सब कुछ बर्बाद कर दिया था। तो अब इसके अंदर भी क्या सोल्यूशन है दोस्तों? देखो, इस केस के अंदर तो क्या होता है कि आपने अगर किसी का सब कुछ छीन लिया होता है ना, धन, और इसके ऊपर ये भी अपराधों के अंदर आता है, अक्षम्य अपराध में फिर भी नहीं आता। तो क्या है कि योग करके, क्षमा मांग करके, शुभ भावना रख करके इस प्रकार की जो इश्यूज होते हैं उनको रिजॉल्व किया जा सकता है, भावना को थोड़ा परिवर्तित सामने वाले की किया जा सकता है। लेकिन जो पहले वो जो प्रेत बाधा चल रही है वो भी क्यों? क्योंकि ऐसे ट्रेड में स्लेवरी कराई गई थी महिलाओं से और उनको गलत चीज़ के अंदर ढकेला गया था। तो उसके लिए तो जो रेमेडी है वो तो हम प्रॉपरली वीडियो के एंड में बताएंगे। तो ये वाली जो कहानी है मैं निकल करके आया थी भी, ताया ताई क्यों इनको घर से बाहर देखना चाहते हैं? क्योंकि इन्होंने उनको घर से बाहर किया था, उनको गरीबी के अंदर जीने के लिए मजबूर किया था। तो ये दूसरा जीवन जो है इनका निकल करके आता है। और उसके बाद दोस्तों ऐसा होता है कि बैक टू बैक 2-3 अच्छे जीवन भी निकल करके आते हैं। तो वो जीवन फिर क्या कोरिलेशन है अभी उसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। आइए दोस्तों अब बात करते हैं कि ये जो फिर जो इनकी जो भावना है, अभी देखिए 3 मुख्य प्रश्न थे, है ना। एक वो लस्टफुल थॉट्स क्यों आते हैं, क्यों माइंड स्टेबल नहीं रहता है, उसका आंसर मिल गया। ताया ताई को क्या गुस्सा है, उसका आंसर मिल गया। लेकिन देशभक्ति की भावना भी है मन में। अब सबसे पहले तो प्रश्न ये उठता है दोस्तों कि एक व्यक्ति जो कि इस प्रकार का कार्य करके आ रहा है अपने पूर्व के जन्मों में, लोगों को अपने घरों से निकाल रहा है, उनका हक छीन रहा है ना। एक व्यक्ति जो कि महिलाओं को, बार बार हम ये बात बोल रहे हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा पाप है, अक्षम्य अपराधों की श्रेणी के अंदर आता है। अक्षम्य अपराध कर रहा है व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति के मन में देशभक्ति की भावना होना क्या ये संभव है? तो उसका उत्तर है संभव है ना। क्योंकि वो जो गलत काम इन्होंने किया, गलत काम इन्होंने किन चीज़ों के प्रभाव में किया? हम हमेशा कहते हैं दोस्तों कि जो आत्मा होती है ना, हमारी आत्मा के ऊपर जो एक आत्मा को बुरी आत्मा बनाता है ना, चाहे आपके पास शरीर हो चाहे ना हो, वो क्या होते हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इनका जो प्रभाव है वो अच्छी से अच्छी पुण्य दिव्य आत्माओं को भी जैसे भ्रष्ट कर देता है ना। तो विशेषकर दोस्तों जिन लोगों को देश के लिए बहुत ज़्यादा भावना होती है, ये हमने एक बहुत पुरानी वीडियो के अंदर भी बोला था, ये सभी देवी देवता कुल की आत्माएं होती हैं। ये उस जमाने की आत्माएं होती हैं जिन्होंने धरती पर स्वर्ग देखा होता है, जिन्होंने धरती पर देवी देवताओं को साक्ष्य स्पष्ट अपने सम्मुख देखा होता है, देवी देवताओं का जीवन जिया होता है, उस कुल की आत्माएं होती हैं। लेकिन जैसे बात बोली जाती है कि देवी देवता वाम मार्ग में चले जाते हैं। वाम मार्ग में जाने का मतलब यह है कि उस जमाने की आत्माएं जिन्होंने इतनी ज़्यादा दिव्यता देखी, उनके ऊपर भी जो मायावी शक्तियाँ होती हैं, जो इसको रावण बोला जाता है, वो धीरे धीरे अपना शिकंजा कसने लगते हैं, धीरे धीरे उनको अपने प्रभाव में लेने लगते हैं, उनके विचार को पोल्यूट कर देते हैं। और फिर कुछ ऐसे इवेंट्स आ जाते हैं इंसान के जीवन के अंदर जब वो कुछ ऐसा चूज कर लेता है जो कि उसको अंधकार में ले जाता है। लेकिन क्या होता है, जो पुरानी आत्माएं होती है ना, उन्होंने ना भारत को समृद्ध देखा होता है। सचमुच में आज़ादी क्या होती है, सचमुच में समृद्धि क्या होती है, सचमुच में सुख क्या होता है, शांति क्या होती है और किस लेवल पे वो हो सकता है, उसको ये आत्माएं अनुभव करके आई होती हैं। तो जब ये अपनी आंखों से भारत को गुलाम बनते हुए देखती हैं तो वो चीज़ आत्मा से बर्दाश्त नहीं होती है और वो कुछ ना कुछ फिर जो काम है ऐसा ज़रूर करती है जिससे कि वो इस चीज़ को रिवर्स कर सके, जो एक्चुअल समृद्धि वाली स्टेट है उसको वापस लाने के जो प्रत है, जो आत्मा है, वो कार्य करती है। तो ऐसे ही फिर कुछ इनके जो पार्ट्स हैं वो सामने आए, जैसे कि इनको इतनी ज़्यादा भावना, रंग दे बसंती सुनना तो भाई रोना होना। तो एक इनका पार्ट जो है वो ऐसा
निकल करके आता है कि जब सन 1930 के अंदर जब ये HSRA ग्रुप के जो सारे लड़के थे, है ना, जो शहीद हुए, है ना, जिन्होंने यातनाएं सही जेल के अंदर, है ना, यानी कि विशेषकर वो ग्रुप जो भगत सिंह का ग्रुप था, तो उससे जुड़ा हुआ प्रश्न इन्होंने पूछा था। इन्होंने हीलर से ये भी पूछा हुआ था कि भी क्या मेरा हितेश भाई से कोई कनेक्शन है। तो वही वाली वो लाहौर सेंट्रल जेल, है ना, लाहौर की जेल दिखाई देना, वही 13-14 साथी दिखाई देना, और उन सभी साथियों में से ये भी अपने आप को एक, इनके लिए भी ऐसा आता है कि ये भी उन लड़कों के अंदर से थे जो कि भगत सिंह के ग्रुप के थे, और जो सब भूख हड़ताल जिन लोगों ने की थी, और फिर उसके चलते भी बहुत ज़्यादा मारपीट, बहुत ज़्यादा यातनाएं जो हैं इन्होंने झेली। ग्रुप में से एग्जैक्टली इनका क्या पार्ट था ये तो निकल करके नहीं आया, लेकिन हाँ मतलब जो HSRA ग्रुप है, यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, है ना, वो जो ग्रुप है उसके ये उस टाइम पे पार्ट रहे थे, ऐसा निकल करके आया। तो अब हम बहुत बार ना दोस्तों हमारा ये प्रश्न भी होता है हम लोगों का कि हमारे देश के जो क्रांतिकारी हैं भाई, वो तो देश के लिए उन्होंने इतना कुछ किया है ना, वो देश के लिए इतना सब कुछ होकर के आए, तो इतनी पुण्य आत्माएं जिनके इतने पुण्य विचार है अपने देश के लिए, उनके साथ इतना ज़्यादा बुरा हुआ, ऐसा क्यों, देख करके हम बहुत दुख आता है हमारे मन में। दुख आना भी चाहिए, क्योंकि पुराना रोल क्या है, अभी हम उससे कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, अभी हम इस फैक्ट से कनेक्ट कर रहे हैं कि वो हमारे लिए अपने प्राण न्यौछावर कर रहे हैं, हमें स्वतंत्रता मिले इसके लिए वो अपने प्राण न्यौछावर कर रहे हैं, इसलिए हमारी बहुत ज़्यादा भावना जो है वो इमर्ज होती है ऐसी आत्माओं के लिए। लेकिन जो पुण्य है जो वो कर रहे हैं, पुण्य में बहुत बड़ा हिस्सा ना आत्मा के प्रायश्चित का भी होता है। बहुत सारी सोल्स, प्यारे भाइयों और बहनों, इस प्रकार का रोल जिसमें उनको बहुत ज़्यादा दुख मिलेगी, तकलीफ मिलेगा, और वो कुछ अच्छा करेंगे, वो इसलिए भी आत्माएं चूज करती हैं क्योंकि पहले उनसे कुछ बहुत बड़ी गलती हो गई थी, और उन आत्माओं के अंदर एक ये इच्छा रह जाती है कि भाई कैसे भी करके ना अब मुझे भला करना है, अब मुझे अच्छा करना है, तो वो करते हैं, उसका उनको बेनिफिट भी मिलता है। लेकिन जैसे हमने बोला, इनके केस के अंदर जो अपराध हुआ है वो अक्षम्य अपराध है ना, तो कई कई जन्मों के अंदर अपना बलिदान देने के बावजूद भी जो उन महिलाओं के साथ उस जीवन के अंदर गलत काम किया इन्होंने, और जो उनको बेचा, सोचो कहाँ कहाँ बेचा होगा, वहाँ पे भी क्या क्या यातनाएं उनको मिली होंगी, है ना, कैसे उनके जीवन रहे होंगे। तो कितनी महिलाएं हैं जिनके साथ ऐसा हुआ, उनके अनेकों अनेक जन्मों में, मतलब एक ही जन्म में इन्होंने मान लीजिए 100 महिलाओं का ट्रेड किया, तो 100 लोगों की जो जीवन है उसको खराब किया, है ना। तो हिसाब तो यही बनता है कि 100 जन्म दे करके जो है कर्जा चुकाना पड़ेगा भाई, तो बहुत ज़्यादा भार आ जाता है ना, जब बहुत ज़्यादा लोगों के साथ हम कुछ गलत करते हैं। तो ऐसे ही जो है, तो अब फिर अच्छा एक छोटी सी बात ये भी कि देखो, जो क्रांतिकारी हैं वो इतनी ज़्यादा यातनाएं झेल रहे हैं, बर्फ़ की सिल्लियों पे उनको हंटर पड़ रहे हैं, सब कुछ पड़ रहा है, उसके अंदर क्या होता है कि एक एस्पेक्ट तो ये है कि आप अपने देश के लिए कर रहे हो, लेकिन ड्रामा कुछ इस प्रकार का है, जिन आत्माओं को आप तकलीफ दे करके आए, जिन आत्माओं को आपने बेच दिया था जब वो महिलाएं थी और ये सब किया था, वो आत्माएं अलग अलग रूप लेकर के ऐसी पोजीशंस में आपकी लाइफ के अंदर आती हैं कि आप अब ठीक करना चाहते हो, लेकिन उनके साथ जो हुआ वो तो नहीं मिट गया, है ना। जैसे कई बार हम क्या करते हैं, हमने किसी के साथ कुछ बुरा किया और माफ़ी मांगते हैं भगवान से, है ना। तो भगवान तो हमारा सहयोग करने के लिए कि हमसे जो पाप हुआ अब उसको हम रिवर्स कैसे करें, अब हम जिसका हमने बुरा किया उसका हम पॉजिटिव कैसे करें उसके लिए। लेकिन भगवान से माफ़ी मांग लेने से या कोई दूसरा अच्छा काम कर लेने से जिसके साथ हम बुरा करके आए वो थोड़ी मिट जाता है। तो जिसके साथ बुरा किया उसके साथ अच्छा करना पड़ेगा, कुछ ऐसा सीखना पड़ेगा हमारे को, है ना। तो वो आत्माएं भी, हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं इस चीज़ को, ये चीज़ निकल करके नहीं आई है, लेकिन हमारा पूरा कन्विक्शन है, क्योंकि आत्माओं की यात्रा हम देखते हैं कि जो जिन ऑफिसर्स ने या जिन लोगों ने क्रांतिकारी जीवन के अंदर भी इनको यातनाएं दी होंगी, कहीं ना कहीं ये वही आत्माओं के पुनर्जन्म हैं जिनको कहीं बेच दिया, कहीं को कुछ कर दिया, तो रोल बदल गया है। अभी के लिए वो दिख रहे हैं कि वो बहुत बड़े विलन हैं, लेकिन क्या हो रहा है, आपस में आत्माएं एक दूसरे से कार्मिक अकाउंट को सेटल कर रही हैं, है ना। तो फिर जो उनको मिला वो आकर के उन्होंने को वापस दिया। कुछ और रोल्स भी हैं दोस्तों, वो सुन करके आप थोड़ा ज़्यादा हैरान ना होइएगा, या ज़्यादा एक वो भावना इमर्ज हो जाती कि ऐसे कैसे। तो ये है, 2 और ऐसे रोल्स इनके सामने आए जिसके अंदर ये जो ब्रिटिश आर्मी है, ब्रिटिश इंडियन आर्मी,
उनके साथ ही ये काम करते थे। और लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ जो अपना देश है, अपनी जो कम्युनिटी, अपना धर्म है, उसके लिए अच्छा कंट्रीब्यूट करके गए थे। कुछ जैसे प्रायश्चित का इनकी आत्मा का वो हिस्सा होगा जो कि ये करके गए। तो एक रोल के अंदर इन्होंने जो 1857 के अंदर जो सीपॉय म्यूटिनी हुई थी, जिसको हम लोग रेवोल्यूशन बोलते हैं, अंग्रेज उसको म्यूटिनी बोलते हैं, उसके अंदर इन्होंने अपने आप को, या इनका जो पार्ट है वो मंगल पांडे के रूप में इमर्ज हुआ कि ये उस जीवन के अंदर मंगल पांडे थे। इन्होंने जो विद्रोह है उसकी आग को भड़काया, सबसे आगे खड़े हुए, और फिर जैसे जो मंगल पांडे है उनको हैंग कर दिया गया था। एक और रोल इनका निकल करके आया, वो ये था कि जो सारागढ़ी के किले की जो लड़ाई है, जिसके अंदर 21 सिखों ने जो है 21 सिखों ने जैसे जो है वो अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। किसके लिए? क्योंकि जो अफगानी थे, लगभग 10,000 अफगानी थे, उन्होंने हमला कर दिया था और वो टेरिटरी को वो क्लेम करना चाहते थे, और 21 सिखों ने उन्होंने उनको रोक करके रखा था, जब तक जो है उनका फिर बैकअप आ गया था। उसके बाद फिर उनका जो पूरा प्लान ही है वो फेल हो गया था। आपने केसरी मूवी देखी होगी, तो वो जो 21 सिख हैं, उन 21 सिखों के अंदर से जो है जो लास्ट सिख बच्चा जो दिखाते हैं उसके अंदर, जिसका एक्चुअल काम जो है युद्ध करना नहीं होता, लेकिन वो मैसेज पहुंचा रहा होता है दूसरे जो उनके जो पोस्ट्स होती हैं, है ना। सीपॉय गुरमुख सिंह जो सबसे कम उम्र का बच्चा होता है उनके अंदर, उसके रूप में भी इनको देखा गया। और तो वो मूवी होती है ना, उसके अंदर पूरा दिखाते हैं कि भी सारे सिख लड़ रहे हैं, वो कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ें हो रही हैं, और लास्ट में बिल्कुल जो होता है कि जब सारे अफगान्स जो हैं वो एंटर कर जाते हैं फोर्ट के अंदर, तो फिर वो क्या करते हैं कि जो बच्चा है उसको जो उनके पास जो भी गन पाउडर होता है, जो कुछ भी होता है, उससे कहते हैं वो जिस बिल्डिंग में वो बच्चा होता है ना, वो जो फौजी होता है सबसे यंग गुरमुख जो होता है, तो उसको फिर वो जो है जला देते हैं। एक बात हम बताना भूल गए थे, वो ये है कि ये ऐसा इन्होंने बताया था हीलर को, ये प्रॉब्लम हम बताना भूल गए थे कि इनको रह के ना कभी भी ऐसा फील होने लग जाता है, जब ये भावना इमर्ज होती हैं वो देशभक्ति की या कुछ कर गुजरने की भावना जब इमर्ज होती है, तो इनको ना पूरा शरीर जैसे जल रहा हो, पूरे शरीर के अंदर ऐसे जलन हो रही हो, ऐसी जो समस्या है वो होने लग जाती है ना। इनको ऐसा लगता है कि पूरा शरीर जल रहा है, जबकि कुछ भी नहीं हो रहा होता। हीट बढ़ने लग जाती है, रैशेस से पड़ने लग जाते हैं इनके अपने शरीर के अंदर। तो जब इस चीज़ को एक्सप्लोर किया गया था, तो ऐसा दिखाई दिया कि भाई सीपॉय गुरमुख सिंह के रूप में जो है इन्होंने खुद को देखा। तो दोस्तों फिर हम अचंभित हो जाते हैं कि भाई एक तरफ इतना ज़्यादा नेगेटिव रोल, दूसरी तरफ भी इतना पॉजिटिव रोल, तो उसके अंदर हम थोड़ा सा कड़ियों को अगर हम मिलाएं तो हमारे को ऐसा दिखाई देता है कि पूर्व के जीवन के अंदर जब ये ट्रेड करते थे तब ये एक यूरोपियन थे, हो सकता है ब्रिटिश भी रहे हों, कहीं ना कहीं एक वहाँ की जो आत्माएं हैं वहाँ से इनका कनेक्शन रहा होगा, वहाँ से इनका संबंध रहा होगा, वहाँ के ही लोगों के साथ ये ट्रेड वगैरह करते थे, जिसके चलते भारत के अंदर इनके दो ऐसे रोल्स दिखाई दे रहे हैं, जिसके अंदर इन्होंने जो युद्ध लड़ा वो लड़ा रक्षा के लिए, वो लड़ा धर्म की सुरक्षा करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो कनेक्शन है वो फिर ब्रिटिशर्स के साथ थे, उनकी आर्मी के अंदर ही, है ना। तो एक तो ये है कि कनेक्शन के चलते जो है ये उसके अंदर है। फिर दूसरा एक दोबारा से हमें भावना जो है, इस पर एक स्पिरिचुअल एग्जाम्पल हम सबके साथ शेयर करना चाहते हैं कि हमारे को लगता है कि भाई इतना नेगेटिव रोल फिर इतना पॉजिटिव रोल, भाई ये समझ में नहीं आ रहा है कि आत्मा ऐसे कैसे कर सकती है। तो ये जो पूरी कहानी है ना दोस्तों, ये बहुत बड़ी गलती करके आई हुई एक आत्मा, जो बाद में आत्मिक रूप से जिसने निश्चय कर लिया हो कि नहीं अब मुझे गलत नहीं करना है, अब मुझे कुछ अच्छा करना है। ये एक ऐसी आत्मा की कहानी है और गलतियां हो जाती हैं, लेकिन क्योंकि अपराध बहुत बड़ा है इसकी वजह से सफरिंग्स भी अनेकों अनेक लाइफ्स के अंदर जो है वो चलती है। अब एग्जैक्टली टर्म क्या है, अब ये इनकी कहानी नहीं, एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं कि ना जब एक ना सिखिज्म के अंदर क्या है कि एक फेज है जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज है ना आनंदपुर में थे, तो वहाँ पर क्या हुआ था कि ना एक टाइम ऐसा आ गया था जब ना वो जो स्थान है उसको ना घेर लिया था दुश्मन फौजों ने घेर लिया था। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के साथ जितने भी वहाँ पे उनकी जो सेना थी, जो किले को मेंटेन कर जो भी उनके साथ थे,
उसमें से 40 ऐसे सिख थे जिन्होंने जो है, क्योंकि वहां पे खाने को इनफ नहीं है और परेशान हो रहे हैं, तो गुरु महाराज को ना छोड़ करके चले गए थे। तो छोड़ करके जब वो चले गए, देखो थे वो सिख वॉरियर्स ही, है ना। सिख वॉरियर क्यों बनता है ना, क्या धर्म की रक्षा करने के लिए, अपने लिए नहीं, है ना। ये धर्म की रक्षा होगी, अत्याचार ना हो, इसके लिए तो खालसा जी बना जाता है ना। तो वो थे सारे खालसा 40, लेकिन जो है उन्होंने गुरु महाराज का जब ये बुरा टाइम आया, जब रसद खत्म हो गई, तो उन्होंने साथ छोड़ दिया। तो फिर ऐसी है कुछ वो कथा, ये है कि जब वो लोग अपने घर पहुंचे कि भाई वहां पे तो दिक्कत है जी, तो घर जब पहुंचे तो उनके जो कहते हैं कि जो घर वाले, उन्होंने फिट लानते पाई उनको कि भाई तू यहाँ पे आ गया है ना। घर की महिलाओं ने कहा कि तू एक काम कर, मेरी चूड़ियां तुम पहन लो, है ना, और मैं सिंगड़ी बन करके, है ना, तेग लेकर के खड़ी हो जाती हूँ मेरे गुरु महाराज के लिए, है ना, देश की रक्षा के लिए मैं खड़ी हो जाती हूँ, धर्म की रक्षा के लिए। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा लानते दी उनको। तो फिर कुछ ऐसा हुआ था कि वो जो सिख जो छोड़ करके चले गए थे गुरु महाराज को, बाद में उनको बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ, और उनका सौभाग्य ये था कि उसी जीवन के अंदर फिर उन्होंने वापस गुरु महाराज की शरण ली, और एक दूसरे युद्ध के अंदर फिर वो जो है सभी के सभी जो सिख हैं, वो वॉरियर्स, वो 40 जो सिख छोड़ गए थे, वो दोबारा से फिर वो शहीद हुए, है ना। तो क्या है कि उनको अपॉर्चुनिटी वहां मिल गई कि उसी जीवन के अंदर गुरु महाराज जी जीवित थे, शरीर में थे, है ना। तो उनको वहां पर अपॉर्चुनिटी मिल गई कि जो उन्होंने अपने गुरु को छोड़ करके ऐसे टाइम पे जो बड़ा अपराध किया था, है ना, उसको वो रिपेंट कर पाए और अपनी कुर्बानी दे करके वो जो अपने ऊपर से जो गद्दारी उसका टैग वो हटा पाए। लेकिन बहुत बार क्या होता है, कुछ आत्माओं की यात्रा ऐसी होती है कि जब वो पाप कर रहे होते हैं, जब वो ये अपराध कर रहे होते हैं, तो पूरा जीवन निकल जाता है और बात समझ में नहीं आती कि जो मैं कर रहा हूं वो गलत हूं। और जब मृत्यु हो रही होती है, जब अंत समय आता है, उस टाइम पे कई सारे प्रकार के रियलाइजेशन हो जाते हैं। लेकिन तब तक जो है, जो आप पाप कर चुके हो, जो आप गलत कर चुके हो, तब तक जो है उसका टाइम निकल जाता है और हम दोबारा बोलते हैं। कई सारे अपराध ऐसे होते हैं प्यारे दोस्तों कि आपने वो गलती कर दी ना, तो आपके एक जीवन के अंदर ही कैपेसिटी होती है कि आप उसको पूरा कर सको। लेकिन ये जो अपराध है, दूसरों की स्वतंत्रता छीनना, और स्वतंत्रता छीनने से भी बड़ा अपराध मैं तो ये कहूँगा दोस्तों कि बच्चियों की पवित्रता छीनना। अब छोटी उम्र की भी बच्चियाँ नहीं होंगी, बड़ी उम्र की भी नहीं होंगी, बिना उनकी मर्जी के उनकी पवित्रता आप छीन रहे हो, आप उनको बेच रहे हो, तो ये अक्षम्य से अक्षम्य अपराध की श्रेणी के अंदर आता है। तो इसीलिए इनकी जो इतनी लंबी यात्रा रही है, अनेकों जन्मों में अलग अलग प्रकार की कुर्बानी भी इन्होंने दी है, वो भी किया है, लेकिन फिर भी भार ऐसा है जो कि जाने का नाम नहीं ले रहा है। तो अब वीडियो के बिल्कुल अंत में हम आप सभी के सामने बात रखेंगे कि हमें क्या लगता है, किस प्रकार से, क्योंकि कई सारी साधनाओं को ये जो है ट्राई कर चुके हैं, लेकिन ये जो थॉट्स है जाने का नाम नहीं ले रहे हैं, इश्यूज कॉम्प्लिकेशंस जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो हमारे अनुसार इनको क्या करना चाहिए जिससे कि अपनी ये परिस्थिति से बाहर निकल जाएंगे या निकलने में इनको सहयोग मिलेगा, उसके बारे में दोस्तों अब हम बात करेंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं कि इनको क्या करना चाहिए अपने जीवन के अंदर। देखिए दोस्तों, हमारे राय के अंदर जो ये भाई का ऑब्सेशन है ना कि मुझे बहुत बड़ा बनना है, जो अपराध ये करके आ रहे हैं, जो पाप इनके साथ चिपका हुआ है, उसके चलते इनको पूरी तरह से इस भावना का त्याग कर देना चाहिए कि मुझे बड़ा बनना है, नहीं बनना बड़ा। देखिए दोस्तों, मनुष्य के जीवन की समस्याएं पता क्यों सॉल्व नहीं होती? वो इसलिए नहीं होती है क्योंकि मनुष्य बहुत कुछ करके आ जाता है और वो इसी चीज से ऑब्सेस्ड रहता है कि मेरी समस्या कैसे ठीक होगी, मेरी समस्या कैसे ठीक होगी। तो रियलाइजेशन पहली स्टेप है, वो बहुत बहुत आवश्यक है। इनको आज की डेट में ये रियलाइज करने का इनको ज़रूरत है कि अनेक बच्चियों का जीवन इन्होंने नाश कर दिया, जीवन को जैसे ना लिविंग हेल बना दिया, जहन्नुम में डाल दिया, जहन्नुम की आग में इसी पृथ्वी पर, इसी धरती पर इन्होंने जलाया है। तो इनको हम ऐसा समझते हैं कि जो भी ये काम करते हैं, जो भी इनका थॉट है, इनको कुछ ऐसे कार्य के प्रति अपने थॉट को डेडिकेट करने की आवश्यकता है जिसके अंदर जो इस प्रकार की बहनें होती हैं, जो इस प्रकार के जैसे देह व्यापार है उसके अंदर फंस जाती हैं, उनको खरीदा बेचा जाता है,
कुछ ऐसा काम करें कि ऐसी महिलाएं जो है, जो कि ऐसे उसके अंदर ट्रैप में फंस गई थी, वो अपने जीवन में कुछ बेहतर कर पाएं, इन ट्रैप से बाहर निकल पाएं। दो एस्पेक्ट्स होते हैं दोस्तों इस काम के ना। एक तो बहुत सारे एनजीओज होते हैं, जो एनजीओज ऐसी जो बच्चियां फंस जाती हैं, जिनको खरीद करके लाया जाता है, नेपाल से खरीद लेते हैं, बांग्लादेश से खरीद लेते हैं ना, नाबालिग बच्चियां होती हैं, उनको ज़बरदस्ती इसमें ढकेला जाता है। एक तो होता है कि एनजीओज काम करती हैं ऐसी बच्चियों को छुड़ाने का, ढूंढती हैं, एक ही होता है। फिर होता है रिहैबिलिटेशन। ये जो छुड़ाने वाला काम होता है वो तो बहुत रिस्की होता है। अब पता नहीं हर किसी में वो करेज नहीं कि वो वाले लेवल का काम करें तो बहुत अच्छी बात है ना, किसी अच्छे से एनजीओ के साथ जुड़ करके। फिर दूसरा होता है कि भी उनको आपने छुड़ा तो दिया, लेकिन अब उनके परिवार से उनको मिलाना, उन बच्चियों के, है ना। या बहुत बार क्या होता है कि परिवार कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा, कुछ ऐसे एफर्ट्स डालना जिससे ऐसी बच्चियों को एजुकेशन मिले, जिससे कि ऐसी बच्चियां अपने पैरों पे खड़ी हो पाएं। बहुत सारी ऐसी भी होती, छोटी बच्चियां नहीं होती, देयर ग्रोन अप लेडीज, है ना। अब पूरा जीवन भर इसी गंदगी के अंदर निकल गया, कोई काम नहीं आता, कुछ नहीं आता, तो करेंगे क्या? रोटी तो खानी है इंसान को, है ना। तो कुछ ऐसा करना कि जिससे कि वो अपने पैरों पे खड़े हो सके, कोई हुनर वो सीख सके। तो किसी ऐसे इनिशिएटिव से, हम ऐसा समझते हैं कि किसी ऐसे इनिशिएटिव से अगर पूरे दिल से अगर ये बच्चा जुड़ेगा, तो जो आत्मा इनके ऊपर उग्र है, धीरे धीरे उसकी उग्रता जो है वो कम होने लगेगी। तो कहने का मतलब ये है कि अभी इनके साथ दो डोमिनेंट भावनाएं चलती हैं। एक डोमिनेंट भावना है कि मुझे बहुत बड़ा बनना है, बहुत पैसा कमाना है। दूसरी डोमिनेंट भावना ये कि देश की सेवा भी करनी है। तो बहुत बार क्या होता है, जब हम डिस्टर्ब्ड होते हैं ना दोस्तों, तो एग्जैक्टली किस तरीके से हमारे को आगे बढ़ना है ये हमारे को समझ में नहीं आ रहा होता। तो बाय गॉड्स ग्रेस ये सेशन हुआ, एटलीस्ट क्या मुख्य परेशानी है वो इनके सामने आई है। तो इनको ऐसे जो भी महिलाएं हैं जो कि इस दलदल के अंदर फंसी हुई हैं, जो कि आज धरती पर होते हुए भी जो ये जहन्नुम है, जो ये हेल है, जो नरक है जिसको भोग रही हैं, नरक की अगली में जल रही हैं, है ना, जिनको हरास किया जा रहा है, अब्यूज़ किया जा रहा है, मोलेस्ट किया जा रहा है ना। तो उनको इस दलदल से बाहर निकलने से जुड़ी हुई सेवा से इनको जुड़ना चाहिए। हम ऐसा समझते हैं कि जब ये इस तरह का संकल्प लेंगे और सच्चे मन से करेंगे, एक तो होता है बस मेरी प्रॉब्लम खत्म हो जाए, ठीक है मैं कर लूंगा, कर्म कांड की तरह करना, कर्म कांड की तरह नहीं करना, रियलाइज करना कि आपने क्या किया और अब मुझे क्या करना है। तो जैसे जैसे हम ऐसा समझते हैं कि इस तरह से बच्चियों की सेवा करते चले जाएंगे, जो इन्होंने कामुकता की वाइब्रेशन पूरी पृथ्वी पर फैलाए, जो इस चीज़ को बढ़ावा दिया, जब ये उसी एनर्जी को काटेंगे, जब उसी चीज़ को कम करेंगे धरती पर, तो धीरे धीरे इनका जो पाप है वो होने लगेगा। अब देखो, एक एस्पेक्ट ये भी है कि जो आत्मा इनके साथ है उसको मुक्त कराना है, उससे क्षमा मांगनी है। लेकिन अगर आप फील ही नहीं कर रहे हो इस चीज़ को कि आपने गलत किया था, आपको आज भी यही लग रहा है कि मेरे को तो बड़ा आदमी बनना है, मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं वो हूँ, है ना, तो कहाँ वो आपको छोड़ने वाली है ना। तो जैसे जैसे आप सचमुच में रियलाइज़ करोगे कि जब स्लेव ट्रेड में किसी को डाला जाता है, देह व्यापार में किसी बच्ची को डाला जाता है, तो क्या उसके जीवन पे गुजरती है, क्या उसके साथ होता है, और जब आप उसको रिवर्स करने के लिए वो काम करोगे, जब आप इस भावना से जुड़ोगे, तब ही ये जो सोल है आपको योग करने देगी, आपका पीछा छोड़ेगी, वरना ये पीछा नहीं छोड़ेगी, है ना। तो ये है। तो बहुत सारे देखिए स्पिरिचुअल रेमेडीज़ भी होते हैं। स्पिरिचुअल रेमेडीज़ जो हैं भाई को दिए गए हैं, क्या उनको करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। लेकिन स्पिरिचुअल रेमेडीज़ जो हैं, जब तक जो ये वाली भावना नहीं आएगी ना, बार बार हम इस बात को बोल रहे हैं, बहुत सीरियस बात है ये, जब तक जो हमने बताया वो नहीं करेंगे, तब तक स्पिरिचुअल रेमेडीज़ जो हैं वो टेम्पररी असर दिखाएंगी और कुछ नहीं होगा जीवन के अंदर, है ना। तो हम तो भाई को यही रेकमेंड करेंगे, जो कि आपको बहुत बड़ा आप कुछ करना चाहते हो, है ना, तो इस बड़ी सेवा को अपने जीवन का पार्ट बना लो, ठीक है। पैसे के पीछे आप भागो नहीं, क्योंकि पैसा आपको कमाने देंगे नहीं है ना। हमारे को बहुत बार क्या होता है कि तो ये भाई जो है ना थोड़े पावरफुल सोल भी है। जो पावरफुल सोल्स होती है ना, उनके अंदर क्या होती है, फायर होती है। उनको लगता है कि क्या नहीं, हम कर लेंगे, हम ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे। लेकिन होता क्या है कि आप बहुत मेहनत से बहुत कुछ खड़ा करते हो, और फिर ये जो आपके साथ बद्दुआएं चल रही होती हैं, जो नेगेटिविटी चल रही होती हैं, ऐसे धड़ाम आपको ज़मीन पे वापस गिराती हैं। फिर आप ऊपर उठते हो, फिर वो गिरा देती है, फिर आप उठते हो, फिर ऊपर फिर आपको नीचे गिरा देती है। तो पूरा जीवन भर ना ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे यही चलता रहता है ना।
तो स्टडी ग्रोथ तब ही होगी जब ये जो अक्षम्य अपराध आपने किया है, जब ये अक्षम्य अपराध आपने किया तो इस चीज़ का वाइब्रेशन आपने पूरे ब्रह्मांड में फैलाया, जगह जगह जा करके लड़कियों के साथ गलत करवाया। तो ऐसे ही जब जगह जगह जा करके आप ऐसी बच्चियों की हेल्प करेंगे तो वो एनर्जी रिवर्स होगी। तो हमारे अनुसार इनकी समस्याओं का सोल्यूशन यही है, इनको इस चीज़ के प्रति अपने जीवन को डेडिकेट करना चाहिए और उसके अंदर से ही फिर जैसे अपना खर्चा पानी वगैरह निकल ही जाता है। जब आप करते हो, एनजीओ से भी सैलरी मिलती है, सब कुछ होता है, ठीक है। तो उस दिशा के अंदर इनको काम जो है करना चाहिए, तो इनकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों, हम आशा करते हैं जो वीडियो हमने बनाया इससे आपको कुछ शिक्षा मिली होगी, है ना, और कर्मों की गुह्य गति के बारे में नॉलेज आपको मिली होगी। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, आपके क्या थॉट्स हैं इस वीडियो के ऊपर वो ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं आप सभी के साथ हमारे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।